ये पारे का शिवलिंग है, पारत का बनाता हूँ, जिसको बोलते हैं मरकुली। पारा मगर तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये तो हार्ड है, मतलब कि ये ठोस है, वो तो द्रव में रहता है ना पारा। आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनाते हैं, हम जड़ी बूटी से बनाते हैं। आपके पास वो विधि है। मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के एक छोटे से गांव में है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और मध्य प्रदेश में दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला है महाकालेश्वर जी और दूसरा है ओमकारेश्वर। ये अगर आप यहाँ पे ओमकारेश्वर में आना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप इंदौर आइए। इंदौर से तकरीबन 70 किलोमीटर पड़ेगा, परंतु एक कोशिश ये करिएगा कि डायरेक्ट जो बस आती हैं, जैसे कि इंदौर से ओमकारेश्वर, उसमें बैठिएगा, क्योंकि जो ज़्यादातर बसें हैं वो चलती हैं इंदौर से खंडवा और फिर बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपके एक्स्ट्रा पैसे भी लग सकते हैं। अगर वो लोग आपको देख लें कि भाई लूटना है तो, है ना, तो कोशिश ये करिएगा कि डायरेक्ट जो है ओमकारेश्वर के लिए जो बसें चलती हैं इंदौर से, उसमें बैठिएगा। खंडवा में फिर खंडवा से सेम वही चीज़ें 70 किलोमीटर पड़ जाएगा, जबकि इंदौर से ये पड़ता है 78 किलोमीटर। अगर आप इंदौर आ जाते हैं तो इंदौर से आप ओमकारेश्वर एवं महाकालेश्वर दोनों के दर्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ओमकारेश्वर पहुंचेंगे तो ओमकारेश्वर बस स्टॉप पे आपको रोका जाएगा और वहां से फिर आपको ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो किराया तकरीबन 10 रुपये, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है, और फिर वहां से आप पैदल लगभग 600 मीटर पे आपका ओमकारेश्वर जी स्थित है। मैं जिस रोड में चल रहा हूँ वो अंदर का थोड़ा सा स्थान है, क्योंकि थोड़ा वीडियो वगैरह बनाना है, तो ये रहा नज़ारा। अच्छा, एक बात और है, ओमकारेश्वर अगर आप आते हैं तो 2 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 2 रास्ते रहेंगे ओमकारेश्वर मंदिर के लिए जाने के लिए। एक रहेगा नया पुल, जिसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ जाती हैं, दूसरा है पुराना पुल। अब पुराना पुल जो है ऑटो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट गाड़ी से हैं तो आप प्राइवेट गाड़ी से आप पुराने पुल में जा सकते हैं। पुराने पुल से भीड़ कम रहती है, नए पुल से थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वो एक्चुअली थोड़ा सा शॉर्टकट है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये रहा। मैं यहाँ से जाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ कि निकल पाता हूँ कि नहीं निकल पाता। ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो ओमकारेश्वर जी की स्थापना मंधाता राजा ने की थी। और मंधाता राजा के कई सारे पुत्रों में से मुचकुंद, वैसे उनके 3 ही पुत्र थे, मैं कई सारे पुत्र बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, मुचकुंद, अम्बरीश और पुरसुक्त। तो मुचकुंद जी ने उन्हीं के नाम से ओमकारेश्वर का नाम मंधाता कर दिया था। वैसे मंधाता जी ने, जो राजा मंधाता थे, इस जगह का नाम शिवपुरी रखा था। शिवपुरी वैसे ज़िला जो पड़ता है वो ग्वालियर से नीचे वाला एक ज़िला पड़ता है, जहाँ पे तात्या टोपे जी, जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और मंधाता जी ने इस जगह का नाम काफ़ी वर्षों पहले शिवपुरी रखा था, क्योंकि वो शिव जी के काफ़ी बड़े भक्त थे। कालांतर में ये जगह निवाड़ क्षेत्र कहलाने लगी और यहाँ के नए सम्राट बने थे सहस्त्रार्जुन। अब सहस्त्रार्जुन तो युद्ध कला में इतने निपुण थे कि समस्त भारतवर्ष को जीत लिया था, परंतु घमंड इतना था कि वो पहुंच गए हमारे परशुराम जी के द्वार, उनसे युद्ध करने के लिए पूरी सेना लेके। उस वक्त परशुराम जी घर पे तो थे नहीं, परंतु उनके पिताजी थे, और वहाँ पे एक गाय थी जिन्होंने पूरी सेना का भोजन का व्यवस्था कर ली। चढ़ते चढ़ते थक गया मैं, और पंडित जी लोग जा रहे हैं देखते हुए हमको बाय बोल रहे हैं।
हाय बोला हाय। तो परशुराम जी और सहस्त्रार्जुन जी का युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन जी परास्त हो गए और कहते हैं कि परशुराम जी ने लगभग 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था और वो क्षत्रिय जो थे अधर्मी थे, ऐसी तो मान्यता है, कहावत है। बाद में नए वंश की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा की गई, जो कि आगे चल के इक्ष्वाकु वंश कहलाया। इक्ष्वाकु वंश के कई महान राजा रहे, जैसे हमारे प्रभु श्री राम और भगवान बुद्ध जी, जो कि इक्ष्वाकु वंश के ही वंशज थे। अच्छा, अब सहस्त्रार्जुन जी थे वो चंद्रवंशी थे और है वंश के डिसेंडेंट थे। कहावत तो ये है कि है वंश आगे चल के कलचुरी राजवंश बदला और कलचुरियों ने फिर त्रिपुरी जो जबलपुर में है वहाँ पे अपने राजवंश की स्थापना की। कालांतर में देखा जाए तो कलचुरियों ने और परमारों ने चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ एक तरह का साझेदारी कर ली और सोमवंशी वंश इस वक्त पुरी के आसपास क्षेत्रों में राज करते थे, तो उनको हराया। और उस वक्त महमूद या मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ। ये है पुराने पुल का रास्ता। खंडवा ज़िले में कई सारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का झमघट लगा करता था पहले। स्वतंत्रता सेनानियों का मतलब एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज़ों काल से है। यहाँ पे तात्या भील का कार्य क्षेत्र था, अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया करते थे। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी का, जो कि जन्म उनका होशंगाबाद में हुआ था, मेन क्षेत्र खंडवा में ही था। आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार जी की जन्मस्थली भी खंडवा ज़िले में ही है। A few moments later. लाल तो लगवा लो। क्या लाल भी लगवाना है? अच्छा, दक्षिणा दो ना। दक्षिणा भी चाहिए। नाम क्या पहले बताओ? सिया। सिया नाम है, अच्छा नाम है। ये लीजिए दक्षिणा। हैप्पी। हाँ, चंदन लगाने की दक्षिणा बढ़िया है, बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे चंदन वाले दक्षिणा वाले। मध्य प्रदेश का मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ और मालवा अपने व्यंजनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन व्यंजनों में से एक मशहूर व्यंजन है ये दाल बाफले। ये बाफला जो बड़ा बड़ा रहता है, उसे छोटे छोटे पीस में काट के तला जाता है। और ये रही दाल, खा के देखते हैं। ये आटे का बनता है और आटे जैसा स्वाद है, मगर तल दिया गया है तो सलूनी जैसा लग रहा है। और दाल फ्राई बेहद स्वादिष्ट। दाल बाफले मुझे 60 रुपये पड़े। यहाँ पे मैंने खाया था नर्मदा भोजनालय, ये नर्मदा नदी के पास पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। बोट की सवारी, तो क्या तैरते आए तो ही बोट की सवारी करें, क्योंकि लाइफ जैकेट तो कोई पहना नहीं है। आप देख सकते हैं एक बोट में आपको लाइफ जैकेट दिख रही होगी, वो वाली ऑरेंज ऑरेंज। बाकी वो देखिए बोट जा रही है और लाइफ जैकेट कोई नहीं पहना। वो सब तो तैरते आता हो। ओमकारेश्वर अगर आप आते हैं तो ओमकारेश्वर में अगर आप ठहरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 250 रुपये के छोटे छोटे रूम कंबाइन वाले आपको मिल जाएंगे। और वैसे अगर आपको सोलो चाहिए तो इंडिविजुअल चाहिए तो आपको लगभग 500 रुपये के रूम यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से मैं गुजर रहा था पुराने पुल की तरफ से,
और एक बार मैं और आ चुका हूँ। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे पुराने सिक्कों का कलेक्शन था। ये बाबा आलम के ज़माने के सिक्के। ये इधर देखो, इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं। है सब है उसमें। ये यहाँ पे उर्दू टाइप का लिखा हुआ है। उर्दू टाइप का, ये देखो नहीं, हाँ। सब है ये। ये माधवराव सिंधिया के ये ग्वालियर लिखा हुआ है। ग्वालियर लिखा है नहीं। हाँ। ये देखो, इनमें सब में वही मुद्रा पे लिखा है। हाँ। ये वो है जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव, ग्वालियर। हाँ। ऐसा है ये पावाना है। यानी एक आने का 4 भाग में। अच्छा। एक कन्नी होती थी ना, इसका ये रुपये का 4 आना, हाँ। 4 भाग हो गया। अच्छा। 1/4 ऐसा। अच्छा। ये पारे का शिवलिंग है, पारत का बनाता हूँ, जिसको बोलते हैं मरकुली। पारा मगर तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये तो हार्ड है, मतलब कि ये ठोस है, वो तो द्रव में रहता है ना पारा। आपको दिखाता हूँ वो कैसे बनाते हैं, हम जड़ी बूटी से बनाते हैं। अच्छा, विधि है, कला है। हाँ। कोई नहीं बना सकता है। 200 साधु क्या 2000 साधु है, वो नहीं बना सकता है। अच्छा। ये पारत की माला है। हाँ। हम खुद बनाता है। ये पारा है, मरकुली, कच्ची मरकुली है। ये कच्ची मरकुली है। हाँ। आपके हाथ में कम से कम कितना, कम से 10-15 हज़ार रुपये तो होगा इस वक्त। ये हाँ। ये 20,000 का माल है। हाँ, मैं बोल रहा था थोड़ा सी गलती हो गई, रेट बढ़ गया हर चीज़ का। 40,000 रुपये किलो। ये देखो, अच्छा, इसमें रगड़ने से चिपकता जाता है ना? चमक गया। अरे गर्म हो गया, देखो अरे हाँ, ये तो बहुत गर्म हो गया, हीट आ गया। काफ़ी ज़्यादा। खैर, हाथ से भी तो रगड़ने से गर्म हो जाता है, लेकिन आपने इसे मरकुरी से रगड़ दिया और ये छूट भी नहीं रहा है। छूटेगा क्यों? चांदी से बंधा हुआ पारा है, इसमें चांदी का बुरा लगता है। अच्छा। और शुद्ध करना पड़ता 16 संस्कार। अगर 16 संस्कार नहीं करो तो इंसान को फाड़ देगा, मार देगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो मरकुरी टेस्ट करके मर गए। ये बाबा पागल है, अद्भुत बाबा है। 40,000 रुपये किलो है मरकुली। अच्छा, पहले पूछो वो वैज्ञानिक, पढ़े लिखे, ज्ञान। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने कमरे में। आज थोड़ी देर हो गई, देर मतलब काफ़ी देर हो गई। सुबह निकला था मैं तकरीबन 9 बजे बस से, और खंडवा ओंकारेश्वर पहुंचा तकरीबन 1 बजे। टाइमिंग जो है वो लगती है 2.5 घंटा अगर आप बस से जाते हैं खंडवा इंदौर से। बट आज लगातार प्रॉब्लम बस में हो रही थी। अभी हुआ क्या कि बस पहले उसका जो सस्पेंशन होता है वो टूट गया, मेन वाला। तो बस खड़ी हुई आधा घंटा तक और पहाड़ पे खंडवा के। उसके बाद हुआ क्या कि ट्रैफिक जाम, जैसे हम लोग खंडवा ओंकारेश्वर पहुंचने वाले थे तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम काफ़ी बड़ा लग गया, तकरीबन 1.5 घंटा तो उसी में बीत गया। तो मान के चलिए कि 2 घंटे का लॉस हो गया। खैर, ये लॉस तो ठीक था, बट थकान काफ़ी ज़्यादा लग रही थी कि बैठे बैठे थक गया था। और फिर अंत में फाइनली हैप्पी एंडिंग। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें
ताकि आगे के वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।